क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के जो है प्राइस बढ़ रहे हैं। आज 110 बैरल जो है बताया गया, $110 बैरल जो है वो हमारा कच्चा तेल हो गया। तो कितना अगर ये आर्थिक प्रतिबंध जो लगा रहे हैं, आपसे पूछ रही हूं मैं मिस्टर परमार, कि इससे हो सकता है कि रशिया थम जाएगा, कि वॉर बंद कर देगा? रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत उसको दिक्कत पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। वो इन सब चीज के आकलन करने के बाद युद्ध में उतरे हैं। तो दिन आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। उनका अपना इंटरनल शक्ति और बाहरी दोनों का बखूबी जानकारी है। वो ऐसा नहीं करेंगे। आपने जो आदरणीय दीक्षित साहब से प्रश्न पूछा था ना कि वो 2 दिन में कह रहा था युद्ध फिक्स पाथ पर नहीं लड़ा जाता, वो डे टू डे और टाइम टू टाइम बदलता रहता है रणनीति। अगर रशिया चाहता तो परमाणु में गिरा कर नष्ट करके कब्जा कर लेता। रशिया कब्जा करना नहीं चाहता यूक्रेन, वो दहशत बनाना चाहता है, इसलिए वो मिनिमम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसके जितने रिसोर्स अभी सराउंडिंग में है ना, वो सारे के सारे एक्टिव नहीं है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जान माल का नुकसान कम, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल वहां बर्बादे कर दे, ऐसा नहीं करो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मिस्टर परमार कि वो वहां पर अपनी कठपुतली सरकार जो है वो बनाना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जो समझौता की बात टर्म्स रखी गई उसमें तुमने कहा है कि भाई एक कमेडियन को हटाओ और दूसरा सरकार स्थापित करो, ये थोड़े कहेगा कि कठपुतली। लेकिन एक और सवाल इसके ऊपर मिस्टर परमार आपसे है कि अगर एक जनता जो है उसको अगर अपनी सरकार बनानी है, किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी सरकार किसी देश में स्थापित करनी है, तो उस सरकार को बनाने वाली जो होती है वो जनता होती है। और हम जिस तरीके से बेकाबू रशिया को देख रहे हैं, बेकाबू रूस को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लगातार जो हमारे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग हैं, जिस तरीके से कल हमने देखा नवीन की जैसे मृत्यु हुई, उसके अंदर हमने देखा कि वो दाल लेने के लिए, अपनी घर का राशन जो है वो लेने के लिए जा रहे थे और एक सुपरमार्केट के अंदर वहां पर वो हमला बोल देते हैं। तो आप जब नॉर्मल जो जनता है उसको ही अगर मार रहे हैं, तो वहां पर आप क्या, जो सरकार है वो कैसे स्थापित करेंगे? क्योंकि सरकार जो है वो बनती ही, उसकी जो नींव होती है वो ही जनता होती है। जब आप उनको ही दुख पहुंचा रहे हैं तो आप कैसे सरकार बनाएंगे वहां पर? आपका इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला कि एक आम शहरी मारा गया, हमें उस बात का अफसोस है, भारतीय था तो डबल अफसोस है। दूसरा, रशिया का की जनता सरकार बनाती है। रशिया खुले यूक्रेन में मतदान तो नहीं करेगा ना, मतदान तो यूक्रेनियन करेंगे। उसका कहने का मतलब है वो एक अपना आदमी, इन्फ्लुएंसर आदमी डालेगा जिससे उसका हित चिंतक रहे। वो कोई भी दुनिया चाहते हो, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत में हमारे मतलब वित्त मंत्री बने, भारत में हमारे रूस नहीं, चीन नहीं चाहता, वो हर आदमी चाहता है। और अपने अपने वो ये सब आदरणीय दीक्षित जी को मालूम है, KGB वगैरह ये सब मैं आपके चैनल पर डिस्कस नहीं करता। आदरणीय दीक्षित जी बड़े मैच्योर आदमी, उनको ये सब पता होगा। वो हर आदमी चाहता है, इसमें कहीं कोई एक चर्चा का विषय नहीं है। मिसकैलकुलेशन भी कई बार होता है। बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, मैं फिर आपके पास वापस आती हूँ मिस्टर परमार। जंग के बीच भारत के रुख पर रूस का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दो, रूसी राजदूत ने मोदी सरकार का आभार जताया। संतुलन रुख के लिए भारत का आभार, रूस की तरफ से ये भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर ये बड़ी खबर जो है अभी सामने आ रही है। जंग के बीच भारत के रुख पर रूस का बयान, रूसी राजदूत ने मोदी सरकार का आभार जताया। संतुलित रुख के लिए भारत का आभार जो है, रूस की तरफ से ये बड़ा जो है अभी भारत की तरफ जो है बयान सामने आ रहा है। चलिए अब दोबारा पैनल की तरफ आते हैं जी। आपको कंटिन्यू करने के लिए मिस्टर परमार, आप जो बात कह रहे थे पहले तैयार हुए थी। जब श्रीमान पुतिन और श्री नरेंद्र मोदी का वार्ता हुआ था तो उसमें पहला शर्त और या अनुरोध जो आप सब इस्तेमाल करना चाहें कि हमारे लोगों को निकालने के लिए आप फ्री पैसेज देंगे, उस पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना होती, वो हो रहा है और उसी का है। और जैसा मैंने कहा है कि भारत के हित में ये होगा कि ना तो वो रूस को खुश करे, ना ही यूक्रेन को उकसाए जिसे जिन्होंने उकसाया है। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और हम ना तो युद्ध का समर्थन कर सकते हैं, ना ही किसी को युद्ध में झोंकने की बात कर सकते हैं। अब आता है वो वही बात, कई बार होता नहीं कि मिसकैलकुलेट हो जाता है। एक फौज के बड़े अफसर आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ पैनल, तो ये मेरा सौभाग्य है। बम एकदम टारगेट से नहीं गिरता कि जी गिराएंगे वहीं गिरेगा, इधर उधर हो जाता है और इसमें मानव क्षति होती है। इसीलिए तो युद्ध को खराब माना गया है। युद्ध नुकसान ही करता है, किसी को कभी फायदा पहुंचाए नहीं। फौजी मरेगा वो भी तो आदमी है, एक छात्र मरा कल को वो फौज डॉक्टर बनता, फौजी भी तो आदमी इंसान ही तो है।
तो नुकसान के लिए तो रूस हमला कर रहा है, उसमें एक आदमी मारा गया, जौ के साथ घुन पिस गई, यही उसका अफसोस है। लेकिन रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत दर्दनाक बात नहीं है कि एक आदमी मर गया, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं युद्ध बंद कर दूं, ऐसा वो नहीं करेगा। उसको तो पता है कि हम मारने के लिए जा रहे हैं। बल्कि मैं थैंक्स टू रूस कहूंगा, हालांकि रूस को थैंक्स करना उचित नहीं है कि उसने बहुत मिनिमम कैजुअलिटी पर ध्यान दिया है, नहीं तो बमबारी करके अब तक तहस-नहस कर देता। जबकि उसको पता है कि रूस के बनिस्पत यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को मुफ्त में हथियार बांटे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं, उनके महिलाएं और बच्चे तक लड़ने के तैयार हैं। इस पर मिस्टर परमार एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो अभी मैंने आपसे बात कही कि किस तरीके से नॉर्मल जो हमारी जो जनता है, सेना के लोगों की बात नहीं कर रही हूं, अब जो जनता है उसके ऊपर जो है रूस जो है अपना बेकाबू होकर एकदम अपना पूरा आक्रमण जो है, हमला जो है वो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर आती है वो ये आती है वैक्यूम बॉम्ब जो है, वैक्यूम बॉम्ब जो है वो छोड़ रहा है। आपसे भी ये जो सवाल है मिस्टर दीक्षित कि किस तरीके से अब वैक्यूम बॉम्ब जो है, जो एक सिविलियंस जो है, आम जनता जो है, आम नागरिक है, उनके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वह जाता है। वैक्यूम बॉम्ब जो है